बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। सो स्टूडेंट, चैप्टर 4 हम कर रहे थे और 14th लेक्चर में मैंने इसका आखिरी टॉपिक आपको क्लियर किया बड़े अच्छे तरीके से और फिर आपको बता दिया कि जी आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और लेक्चर के एंड पे मैंने प्रॉमिस किया था कि नए लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। वैसे तो करना तो आपको चाहिए, लेकिन मैं खुद करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह करने हैं, एमसीक्यूज किस तरह करने और किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। वैसे मैंने कोशिश की है हर लेक्चर के एंड पे मैंने एमसीक्यूज डाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो चैप्टर के एंड पे जो है वो भी कर लेते हैं। आइए जी, चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, जब मैंने आपको बताया था पेपर पैटर्न पहले लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको गाइड किया था कि एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते। तो फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स क्यों करवा रहा हूं अगर ये आते ही नहीं है। तो स्टूडेंट अक्सर जो एमसीक्यूज होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स की ही बेस पे बना दिए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक दे के वो आपको क्या करें, नीचे 4 ऑप्शन दे दे, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स करवाई जा रही हैं कि ये एमसीक्यूज भी बन सकती हैं। सो ये जी फर्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है जी हमारे पास, इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमैटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय। तो स्टूडेंट लास्ट हमारा लेक्चर ही ये था, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट बताया था। यूकैरियोट वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा वो एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर होगा जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, उसी की बिहाफ पे एक डेफिनेट न्यूक्लियस बनता है। जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती, क्रोमोसोम जो होंगे वो डिस्पर्स होंगे इन साइटोप्लाज्म। तो फिर फर्क किसका हुआ, न्यूक्लियस का, उसकी बाउंड्री का, न्यूक्लियर इन्वेलप का। सो क्रोमैटिन मटेरियल बाउंडेड बाय, तो यहां हमारे पास क्या आना है जी, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू एमआरएनए इज नाउन एज। तो राइबोसोम वाले टॉपिक में लास्ट हमने यही पढ़ा था कि जब एक एमआरएनए के ऊपर कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, जब प्रोटीन बनानी होती ताकि प्रोसेस को जल्दी जो है वो क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते थे, पॉलीजोम। तो ये हमारे पास था पॉलीजोम। ठीक है जी, इसे पॉलीराइबोसोमी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी थर्ड, डैश इज द प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अगर आपको याद हो, सेल डिवीजन में यहां पे एक पेयर सेंट्रियूल का, यहां पे सेंट्रियूल जिसे सेंट्रोसोम कहा था, ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है जी, अटैच किया जाता है। तो जो जगह जहां से क्रोमोसोम्स को पकड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते थे, सेंट्रोमियर। तो हमारे पास ये कौन सी जगह होगी जी, ये सेंट्रोमियर वाली जगह होगी। तो सेंट्रोमियर। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच राइबोसोम इज नाउन एज। तो स्टूडेंट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो दो तरह की थी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, हमने कहा था एक ग्रैनुलर थी, एक नॉन ग्रैनुलर थी। जो ग्रैनुलर थी उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे, उसे हमने क्या कहा था, रफ। और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं थे वो स्मूथ थी। तो यहां पे बताया जा रहा है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम विद अटैच राइबोसोम, तो इसका मतलब ये ग्रैनुलर वाली होगी। तो ये आपके पास थी RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप एंटर हुए थे तो जितना भी जेली लाइक फ्लूइड था वो सारे का सारा आपने क्या कहा था, उसे साइटोप्लाज्म कहा था। साइटोप्लाज्म का जो मेजर पोर्शन था उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था साइटोसोल। और आपको याद होगा मैंने बताया था इसमें 90% तक पानी होता है, 10% जो है वो दूसरी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं। फिर इसी को हमने क्लासिफाई किया था सॉल में और जेल में। तो सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म को क्या होता है, साइटोसोल। तो यहां तक हमारे थे फिल इन द ब्लैंक्स। आइए जी चलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला है जी, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर इन्वेलप नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू बतानी है, ट्रू नहीं बतानी, जो गलत है वो बतानी है। इट हैज पोर, ये तो ठीक है, पोर्स तो होते हैं, आपको मैंने दिखाए थे। ठीक है जी लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था आपके पास, और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन था आपके पास, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन था आपके पास। ठीक है जी, तो डबल मेम्ब्रेन ये भी बिल्कुल ठीक है। इट्स इनर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम। तो इनर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम होते, तो ऐसा नहीं होता जी, इसकी मेम्ब्रेन्स पे राइबोसोम नहीं होते। आउटर कहता तो किसी हद तक हम मान लेते, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो राइबोसोम्स है वो अंदर से बनकर बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो डायरेक्ट सरफेस पे क्या है जी, ER है। तो इसकी इन्वेलप से होकर ER की इन्वेलप से वो अटैच होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन में राइबोसोम बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। तो यही गलत है। ठीक है जी,
तो नॉट ट्रू ही ढूंढनी थी। चौथी देख लीजिए क्या वो ट्रू है, तो आरएनए एंड सम प्रोटीन पास थ्रू इट। जी बिल्कुल, हमने कहा था इसके अंदर न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस क्या कर रहा था, राइबोसोम बना रहा था, तो राइबोसोम जब निकलते हैं तो वो इनके पोर से होकर निकलते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और वो आरएनए जब बनता है वो एमआरएनए होता है, वो इन पोर से निकल कर बाहर आता है ताकि राइबोसोम अटैच हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस की जाए, तो वो भी इन्हीं से होकर आता है। मैंने इमेजेस भी आपको दिखाई जिसमें आरएनए बाहर निकलता आपको दिखाई दे रहा था न्यूक्लियस के लेक्चर में, ठीक है जी। सो खैर सी वाली ऑप्शन है जो नॉट ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेकंड वाले, विच स्टेटमेंट अबाउट द प्लास्टिड इज ट्रू। अब ट्रू बतानी है जो ठीक है, और प्लास्टिड आपको याद होगा हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वाले टॉपिक पढ़े थे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, तो उसके बारे में बताना और सिर्फ ट्रू स्ट्रक्चर बताना है जी, ठीक है जी। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये तो फॉल्स है, ठीक है जी। आपको पता है मैंने अभी तो बोला कि न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन थे, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन थे, और हमारे पास वो जो थे माइटोकॉन्ड्रिया वो भी हमारे पास क्या थे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थे, ठीक है जी। सो दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया होते, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो ऑल ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, ये भी फॉल्स हो गया। दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम, तो ये ट्रू है जी, ये होता है जी, डीएनए भी होता है इसके अंदर, राइबोसोम्स भी होते हैं। डीएनए का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या होंगे, सेल्फ रेप्लिकेट स्ट्रक्चर होंगे, और राइबोसोम्स का होना इस बात को आइडेंटिफाई करता है ये अपने लिए कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनाएगा जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है जी। तो ये आपका सही वाला जो था वो आइडेंटिफाई हो गया, जो डेल्टा ऑप्शन था। नेक्स्ट आते हैं जी, विच थर्ड वाला, विच टाइप ऑफ सेल वुड मोस्ट प्रोबेबली be most appropriate to study the lysosome। अगर आपको लाइसोसोम याद हो तो लाइसोसोम के फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा था कि इसका काम डाइजेशन वाला था। ये क्या करता है, सेल के अंदर कोई चीज ऐड हो जाए फौरन उसको पकड़ता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फूड पार्टिकल हो, फौरन उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी ब्रेक करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला इसका काम है। अब नीचे कुछ चीजें आपको बताई हैं और देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो लाइसोसोम कर रहा होगा। फेगोसिटिक एक्टिविटी जो है वो आपको याद होगा, फेगोसिटिक एक्टिविटी क्या होती है, जब सेल किसी चीज को इंगल्फ करता है, वो फूड हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो फेगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल, तो वैसे यहीं पे ही आंसर आपका क्लियर हुआ। आपने शायद पढ़ा हो कि व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में इम्यूनिटी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, डिफेंस में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करते हैं और इंगल्फ करके इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब वो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, असल में डब्ल्यूबीसी जब बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं तो उनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम फौरन उस फेगोसिटिक वैक्यूल को पकड़ के डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो लाइसोसोम के अंदर मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था, ठीक है जी। सो यहां पे ही कंप्लीट हो गया। नर्व सेल कोई डाइजेशन वाला काम नहीं करता, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करता है। मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ कोई डाइजेशन नहीं करते, ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। मसल सेल्स कोई डाइजेशन नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते। तो पहला ही है जो लाइसोसोम के फंक्शन को शो कर रहा था। आइए जी फोर्थ पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स फंक्शन इज मिसमैच। अब स्ट्रक्चर दिखाए गए नीचे आपको और कुछ फंक्शन दिखाए गए, हमने देखना है कौन किसका फंक्शन है और कौन किसका फंक्शन नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स प्रोडक्शन करता है, जी बिल्कुल ऐसा होता है। गोल्गी अपरेटस मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, नहीं ऐसा नहीं था। गोल्गी अपरेटस आपको याद है सेक्रीशन वगैरह बना रहा था, जो कि ग्लाइकोलिपिड वगैरह ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह बना रहा था। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल नहीं था। हाँ बिल्कुल स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का था मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीन तो बिल्कुल ठीक है। मिसमैच कौन सा हुआ, चार्ली वाला, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which one of the following statement about the ribosome is correct? तो ठीक वाली बतानी है। They are structurally different from free ribosome, नहीं ऐसा नहीं होता। बताया था कि दो सब यूनिट होते हैं, अब वो रफ एंडोप्लाज्म के साथ अटैच हो या वो साइटोप्लाज्म में पड़े हो, दो सब यूनिट ही होंगे, कोई फर्क नहीं होता, दोनों में दोनों ही होते हैं, ठीक है जी। तो कोई फर्क नहीं होता। तो ये वाला तो हो गया गलत, हमने बताना ठीक वाला। They are enclosed in their own membrane, तो ये भी हो गया गलत क्योंकि बताया था राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन है। करेक्ट वाला बताना, ये दोनों अभी तक क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, दे आर कंसंट्रेटेड इन दी सिस्टर्नल स्पेस, तो आर की सिस्टर्नल स्पेस पे होते, नहीं ये भी गलत है क्योंकि स्पेस पे नहीं होते, ये सरफेस के ऊपर थे सिस्टर्नी पे।
नेक्स्ट देखते हैं, दे आर अटैच टू सिस्टर्नल सरफेस। जी बिल्कुल यही वाला करेक्ट है, ये सरफेस की जो है वो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे अटैच होते हैं, ये अंदर वाली साइड पे नहीं होते। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिस्क्राइब द वेरियस मूवमेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। नंबर वन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब हाई से लो है तो वो टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसमें एनर्जी यूज नहीं होती। तो कोई भी चीज सेल के अंदर आनी है तो वो जाहिर है सेल मेम्ब्रेन से ही होके क्या हो रही होती, गुजर रही होती है, तो वो डिफ्यूजन की बेस पे भी आ सकती है। ऑस्मोसिस, जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवा रही होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो हमने कहा था आयोन पार्टिकल थे, आयोन्स तो नहीं गुजर सकते, या हमने कहा था कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन वगैरह के, या कुछ और फूड पार्टिकल बड़े हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती, या जो थे वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको नहीं अलाउ करती, लेकिन सेल को वो डिमांडेड है, सेल को उनकी जरूरत है। तो फिर कैसे उनको मूव करवाया जाता है, तो बताया था कि अंदर प्रोटीन कैरियर होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, ताकि वहां से क्या किया जाए, मूव करवाया जाए उन कंपोनेंट्स को। तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की बिहाफ पे हो रही होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब लो टू हाई मूव करें दे मस्ट नीड एनर्जी, तो यहां पे एटीपी भी क्या किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। तो आइए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारे पास, स्टेट द वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन अ सेल इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस। तो जब सिक्रीशंस हो रही होती तो क्या क्या चेंजेस आती, तो आपको याद होगा गोल्गी एपरेटस का फंक्शन था, ये क्या था जी, सिक्रीशंस आर दी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद इन द सेल ऑन राइबोसोम। तो राइबोसोम इनको बना रहा होता है, फिर उनको पास किया जाता है टुवर्ड्स ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से इनको पास किया जाएगा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इनके ऊपर फर्दर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और फिर सिक्रीशन की फाइनल पैकिंग करके रिलीज कर दिया जाएगा। अगर सेल के अंदर यूज होना है तो वो सेल के अंदर रह जाएंगे, बाहर यूज होना है तो बाहर के लिए इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, और ये फंक्शन इस तरह भी था कि ये प्रोडक्ट आपके पास बन रही है, बन के वो ईआर से गुजरेगी, ईआर से गुजर कर वो फिर किसके पास आई, गोल्गी एपरेटस के पास, और जो रिसीव कर रहा होता है, मैंने आपको बताया था मैच्योरिंग फेस होता है, फिर वो सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी गुजरती है, और उसकी फाइनल क्या की जाती है जी, प्रोडक्शन की जाती है, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाई जाती है। जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है तो यहां पे चेक कीजिएगा, ये छोटा सा एक वेजिकल निकलेगा, ये इसे हम क्या बोलते थे, गोल्गी वेजिकल कहते हैं। तो फिर कुछ इस तरह से था कि राइबोसोम से कंटेंट ईआर के पास, ईआर से गोल्गी एपरेटस के पास, गोल्गी एपरेटस से सिक्रीशन जो है वो फाइनल सिक्रेटरी वेजिकल की शक्ल में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये बेसिकली पाथवे था सिक्रीशन का। आइए जी नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट द प्रोसेसेस ब्लॉक्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर इन अ सेल। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अगर जो है वो खराब हो गया तो कौन कौन से प्रोसेसेस नहीं होंगे। सबसे पहले क्रैब्स साइकिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फूड बाहर ही ब्रेक हो जाता था साइटोप्लाज्म में, जिसे आपने फर्मेंटेशन कहा था, जिसे आपने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहा था। लेकिन अगर ऑक्सीजन होती है तो पायरोवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल जाता है और फिर पायरोवेट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैब्स साइकिल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, और सारी एनर्जी उसी के तहत क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो स्टॉप होगा वो क्रैब्स साइकिल होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट जब एनर्जी नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी में जितने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले मैकेनिज्म हो रहे हैं, जिनमें एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, ये सारे फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म और फैट्स या मेटाबॉलिज्म ऑफ एन अदर सब्सटेंस, किसी भी किस्म की जो सब्सटेंस होगी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि एनर्जी बनाने वाला पावर हाउस ही क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ अ क्रोमोसोम लॉसेस इट्स सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम में आपने पढ़ा था ये जो है ये एक क्रोमोसोम है और यहां पे ये मेरे पास इसका क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है जी। अब इस क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमियर है इसकी बिहाफ है, आपको पता है क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, स्टूडेंट हैरान हो गए होंगे कि क्रोमोसोम तो ऐसा होता है तो सर ने वो क्यों बनाया। तो ऐसा स्टूडेंट जब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर चुका होता है तब ऐसा होता है, अदरवाइज क्रोमोसोम ये होता है।
ठीक है जी। जब आपको नजर आता है तब वो एस फेज से गुजर चुका है, तब वो अपने आप को क्या कर चुका है, रेप्लिकेट कर चुका है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट सेंट्रोमियर वो जगह थी जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच करते थे ताकि इसको अरेंज करके क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। अब चूंकि हमने कहा सेंट्रोमियर लॉस हो चुका है, अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो इसका मतलब क्रोमोसोम को अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रोमोसोम अटैच ही नहीं होगा। जब क्रोमोसोम अटैच नहीं होगा तो वो प्रॉपर डिवीजन नहीं होगी, जब प्रॉपर डिवीजन नहीं होगी इसका मतलब ये हुआ सेल अब नॉर्मल रह गया, क्रोमोसोम अब नॉर्मल है, क्रोमोसोम अपनी डिग्निटी क्या कर चुका है, खो चुका है। तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर अटैच विद द स्पिंडल्स फाइबर विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग द नॉर्मल सेल डिवीजन, और नॉर्मली क्या होता है, सैग्रीगेट, सेपरेट होता है। लेकिन अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो स्पिंडल फाइबर जो होंगे अनएबल टू अटैच, और क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी क्या कर चुका है, खो चुका है। ठीक है जी। नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल अब नॉर्मल रह जाएगा, क्रोमोसोम्स की नंबर भी अब नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि क्रोमोसोम्स की डिग्निटी खत्म हो चुकी है, सेंट्रोमियर की बिहाफ पे ही तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है जी। और उसकी टाइप भी सेंट्रोमियर की बिहाफ पे बनाई जाती है, सेकेंडरी में पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। हाउ डज ऑटोफेगी हेल्प इन converting a tadpole larva into an adult amphibian? तो स्टूडेंट ये जो फ्रॉग की आपको लाइफ साइकिल दिखाई गई है, ये एक अडल्ट है, ये एग प्रोड्यूस करता है और उससे ये एक निकलती है जी टैडपोल। अब टैडपोल में आप देख लीजिए लंबी सारी क्या होती है, टेल, और जैसे जैसे ये मैच्योर होना शुरू हो गया, टेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती होती अडल्ट में क्या हो जाती है, खत्म। इसका मतलब ये हुआ टेल को डीजनरेट कर दिया जाता है। तो सेल्स जब डीजनरेट होते हैं तो खुद ब खुद सेल्स का डीजनरेट होना आपने किसी जमाने में पढ़ा था, एपोप्टोसिस, और एक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ, अपोप्टोसिस जिसमें सेल खुद कमिट करता है, खुद अपने आप को मार लेता है, और उसमें लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऑटोफेगी इसमें होगी। असल में जैसे जैसे ये अडल्ट होता जाएगा इसके टेल के सेल्स के अंदर लाइसोसोम एक्टिवेट होंगे और लाइसोसोम क्या करेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्स को मारना शुरू कर देंगे, सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अपोप्टोसिस की बिहाफ पे टेल को क्या कर दिया जाएगा, डीजनरेट, टेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और एडल्ट में टेल नहीं होगी। सो दिस अपीयरेंस ऑफ द टेल from the tadpole larva of the frog is due to the lysosomal activity। और लाइसोसोम में क्या होता है, इसके लिए एंजाइम होते हैं ताकि इसको क्या किया जाए, डीजनरेट किया जाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल? अगर हम देखें तो कोई स्पेसिफिक जो है वो कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है जी। बैक्टीरियल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर, उधर आप देखें तो सेलुलोज है, उधर आप देखें तो पेप्टिडोग्लाइकन है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप पेप्टिडोग्लाइकन में जाएं तो पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन हम कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच विद अमाइन, तो कार्बोहाइड्रेट वहां पे है। तो सेलुलोज की सेंस में वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इस सेंस में हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैच नहीं करता और इवन फंक्शन भी मैच नहीं करते। परमीएबिलिटी का भी फर्क होता है, मीन अलाउड टू गो, चीजों को आने देना जाने देना, उनका भी बड़ा क्या होता है, फर्क होता है। सो बोथ हैव डिफरेंट सेल वॉल्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एज बैक्टीरियल सेल वॉल consist of peptidoglycan while the plant cell wall consists of cellulose and hemicellulose। ठीक है जी। लेकिन उस सेंस में जो मैंने आपको बताया, उस सेंस में आप कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी है, अदरवाइज जो है परफेक्ट जो है वो सिमिलैरिटी नहीं है कोई। ओके जी, यहां तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन कंप्लीट होने पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े और बहुत सारे जो हैं वो क्या किए जी, उन स्ट्रक्चर की फंक्शन को डिस्कस किया। क्यों ना इस सारे चैप्टर को एक छोटी सी समरी के तौर पे हम एक वीडियो में देखें, ताकि उस वीडियो में पूरे आपके जो स्ट्रक्चर हैं जो आपने पढ़े वो रिव्यू हो जाए, आपको याद आ जाए कि इसका स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था, दिखने में कैसा था और इसका फंक्शन क्या था। तो आइए इस सारी चीज को देखने के लिए हम सेल के अंदर का विजिट करते हैं। सो चलते हैं जी सेल के अंदर। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells.
They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall.
there are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. तो स्टूडेंट होप सो आपको सेल का विजिट जो है वो अच्छा लगा होगा। चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, विजिट भी आपने सेल के अंदर का कर लिया, हर स्ट्रक्चर का फंक्शन एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लिया। अब तक के लिए इतना ही, नए चैप्टर के साथ नए लेक्चर में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।